हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं पटवारी, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, बीटीटी, चतुर्थ श्रेणी क्रम भर्ती परीक्षा या राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए ही लेकर आ चुका हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का वो 100% में से 100% आपके एग्जाम में आने वाला टॉपिक, वो पोर्शन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, जुड़ जाइए ताकि आपको कुछ फायदा मिल सके इस क्लास से। तो मिल बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। कि चंचल मन वाला, देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दे रखा है। चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। सही लोकोक्ति कौन सी हो गई? गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गोद में बैठकर आंख में अंगुली, और अज्जल गगरी छलकत जाए। या डी में हो गया घड़ी में तोला घड़ी में माशा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी में तोला घड़ी में माशा आपके ये राजस्थानी भाषा में लगभग ये आपके लोकोक्ति होने वाली है, क्योंकि राजस्थान के हर क्षेत्र में ये बोला जाता है कि घड़ी में ये घड़ी में वो। आप जो अलग अलग तरीके आपके मूड स्विंग हो रहे, मूड जो आपको बदल रहा है बार बार, चंचल मन वाला, आपका यही अर्थ हो रहा है। यहाँ पर घड़ी में तोला घड़ी में माशा। नेक्स्ट देखिए, लोकोक्ति दे रखी है और इसके अर्थ दे रखे हैं। देखिए आपको आज की क्लास में यही मिलने वाला है कि आगे मिलेगा आपको एक एमसीक्यू, फिर उसका आपको डिटेल, यानी आपके जो परिभाषा होगी लोकोक्ति की, पर्यायवाची की, उसकी परिभाषा और एक दो उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी कोई बड़ी बुराई करना और छोटी से बचना। यानी कोई बड़ा बुरा काम तो करके आ जाना, फिर छोटी बुराई के लिए बोलना कि इससे पाप लगता है, ये तो हम नहीं करने वाले। तो उनके लिए सही लोकोक्ति होगा जाएगी आपके, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। तो इस प्रकार के लोगों को हम बोलेंगे गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यही लोकोक्ति हो गई। गोद में बैठकर आंख में उंगली, यानी कि भलाई के बदले बुराई करना। अगर आपकी कोई भलाई कर रहा है और आप उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वो हमें बोलेगा गोद में बैठकर आंख में उंगली कर रहा है। यानी हाथ दिया तो सिर पर बैठ रहा है, या फिर थाली में, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। यही आपके भलाई के बदले बुराई करना, ये आपके मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई। अगर बात करें हम अज्जल गगरी छलकता जाए, तो इसका तो सबको लगभग पता ही है कि ज्ञान की कमी होने पर दिखावा अधिक करना। जिसके पास ज्ञान की कमी होती है, जिसके पास ज्ञान की कमी होती है, वही क्या करता है? दिखावा अधिक करता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि लक्ष्य के लिए आपको ज्ञान की कमी के साथ काम नहीं चलने वाला। अगर आपको ज्ञान में कमी है, तो आप क्या होंगे? अज्जल गगरी छलकत जाए। आप बार बार अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास परिपूर्ण है, आप संपूर्ण है ज्ञान से, तो आप बिल्कुल भी अपना ज्ञान को दिखावटी रूप में नहीं लाएंगे। और अपना साहस, अपनी हिम्मत को तैयार रखेंगे, क्योंकि कहा भी है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। क्या कहा है? कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लड़ा नहीं है, वही हार गया है। इसलिए अगर आपको जीतना है, तो आपको लक्ष्य के लिए हर पल, हर दम, हर सेकंड, हर मिनट के लिए आपको यही सोचना होगा कि लक्ष्य की प्राप्ति हो कैसे, लक्ष्य की प्राप्ति हो कैसे। बस यही आपको लगातार रट लगाए बैठना है, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वता, विदुषी, विद्वानी, विद्य। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, विदुषी। यानी विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी। यहाँ पर बात करें हम विद्वान या विदुषी की, तो ये किसे कहा जाता है? जो अपने ज्ञान में, जो अपने विषय का ज्ञान परिपूर्ण तरीके से रखता है, उसे ही विद्वान या विदुषी कहा जाता है। देखिए, लिंग के दो प्रकार होते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं। पुल्लिंग, जिसे पुरुष जाति का पता चले, जैसे राम और नौकर हो गया। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से आपके स्त्री जाति का पता चले, गीता और नौकरानी। ये दोनों देखिए आपको उदाहरण, कि राम और नौकर आपके हो गए पुल्लिंग, गीता और नौकरानी हो गया स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुने। देखिए प्रश्नों का आपके जो समावेश किया गया है, बिल्कुल आपके एग्जाम को दृष्टिकोण को महत्व में रखते हुए ही किया गया है। क्योंकि वहां पर आपके जो प्रश्न जिस प्रकार से आएंगे, रिक्त स्थान देंगे आपको, अवसद देंगे आपको, कथन देंगे, सभी सभी एक साथ में आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर संपन्न व्यक्ति रिक्त स्थान की व्यथा नहीं जान सकता। तो यहाँ पर हो गया आसन, निष्पन्न, विष्णन और विपणन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, कि संपन्न व्यक्ति जो अपने हर एक, जो जिसके पास सभी संसाधन है, वो हो गया आपके संपन्न। और जिसके पास संसाधनों की कमी है, वो हो गया विपन्न। यानी जो संपन्न आदमी होगा, संपन्न व्यक्ति होगा, वो किसी विपन्न या गरीब आदमी की व्यथा को समझ नहीं सकता है। यही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, विलोम या विपरीत विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? विपरीत या उल्टा, विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो अपना उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे रात दिन, हम जो दो लोगों का अगर कंपैरिजन कर रहे हो, तो ऐसे नहीं बोलते कि ये तो पूरा रात है, अगर तो ये, अगर ये एक रात है तो ये दिन है। ये बिल्कुल अलग अलग है। ये जमीन है तो ये आसमान है, इतना फर्क है इनके अंतर्गत।
तो ये बताया गया है कि उल्टा, यानी उल्टा जो अर्थ का बोध कराते हैं वही आपके विलोम शब्द है। रात और दिन आपके, और धरती और आकाश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, पर्यायवाची की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न पूछने वाले हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने वाले हैं, कोई सा भी एग्जाम हो गया, तो उसमें आपको पर्यायवाची में लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि एक शब्द के आपके 3 या 3 से अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसलिए आपको इसे इस जो ये ढंग दे रखा है इसका, ये आपका जो तरीका है देने का, इसमें यही रहने वाला है पर्यायवाची शब्दों में, क्योंकि इसमें तो 3, जैसे अम्बुदी हो गया, रत्नाकर हो गया और बारिश हो गया, ये तीनों के तीनों आपके सागर के पर्यायवाची शब्द है। तो और ये जो निर्जर हो गया, ये यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ये आपके पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। इसी प्रकार से आपके प्रश्न दिए जाएंगे, फॉर्मेट यही रहने वाला है आपके, जो पूरा तरीका होगा ये आपके इसी इसी डिजाइन में आपके जो एग्जाम पर्यायवाची का प्रश्न पूछने वाले हैं, ऐसे ही पूछेंगे। तो पर्यायवाची की परिभाषा देखिए, जो विभिन्न विभिन्न शब्द एक ही अर्थ का बोध कराएं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम हरि कहे, राम कहे, श्याम कहे, कृष्ण कहे, विष्णु कहे, तो सभी विष्णु भगवान के ही नाम है, नारायण भगवान के ही नाम है। तो और इसी प्रकार से गणेश भगवान को अगर हम एकानंद कहें, लंबोदर कहें, तो वो आपके गणेश भगवान के ही नाम होने वाले। तो इसी प्रकार जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, अगर विभिन्न शब्द होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं, पर उनका अर्थ एक ही सेम टू सेम निकलने वाला है, तो यहाँ पर उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और सामान्य भाषा में अगर बात करें तो समानार्थक शब्द, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समानार्थक यानी समान अर्थ देने वाले शब्द आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अक्षर का वर्ण हो गया, हर्फ हो गया। आज्ञा क्या हो गया आपके, आदेश, हुक्म और निर्देश। ये आपके दोनों क्या हो गया यहाँ पर उदाहरण। नेक्स्ट देखिए, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अंतः प्लस निहित, अंतर प्लस निहित, अंतनी प्लस हित, अंतः प्लस निर्हित। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। विसर्ग संधि का उदाहरण है ये अंतः प्लस निहित। जो ये यहाँ पर ये हलंत दे रखा है, सॉरी, ये जो विसर्ग दे रखा है यहाँ पर, ये आपके अंतर्निहित शब्द का ही संधि विच्छेद है। यहाँ पर जो ये विसर्ग है ये आपके र, यानी र का बोध करा रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, संधि की परिभाषा दे रखी है, दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। विकार का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, परिवर्तन, उसे ही हम संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर हो गए 3, यानी स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, तीनों आपके संधि के प्रकार हो गए। नेक्स्ट देखिए, स्वर संधि अगर बात करें तो स्वर के साथ स्वर का मेल ही आपके स्वर संधि कहलाती है। डायरेक्ट देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, स्वर प्लस स्वर कर देना है आपको, तो वो आपके हो गया स्वर संधि। क्या हो गया, स्वर संधि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्वर प्लस स्वर का मेल करा देंगे, तो वही आपके स्वर संधि हो गया, स्वर संधि। और यहाँ पर उदाहरण देखिए, विद्या प्लस अर्थी, तो विद्यार्थी, महा प्लस शीश, महेश। और आपके एक दो एग्जाम्पल है, जैसे कि पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ये भी आपके स्वर संधि के ही उदाहरण हो जाएंगे। व्यंजन संधि की बात करें तो एक व्यंजन के साथ दूसरे व्यंजन या स्वर का मेल। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बात हो रही है कि व्यंजन और स्वर आपके जो स्वर संधि में होता है वो तो स्वर प्लस स्वर ही होना अनिवार्य है, पर यहाँ पर आपके ये हो सकता है कि एक साइड तो व्यंजन होना अनिवार्य मस्ट है आपके, पर एक साइड आपके स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो आपके वो व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे अहम प्लस कार, अहमकार, उत प्लस लास, उल्लास। तो ये दोनों आपके उदाहरण हो गए। नेक्स्ट देखिए, विसर्ग संधि क्या हो गया, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है। विसर्ग के साथ, यानी स्वर या व्यंजन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसके साथ विसर्ग हो तो आपके वो विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे ये दूह के साथ जो विसर्ग है, दूह प्लस आत्मा, दुरात्मा, निह प्लस कपट, निष्कपट। तो यहाँ पर ये जो विसर्ग दे रखा है, ये किसका बोध कराया जा रहा है, इसमें र का बोध करा रहा है। और ये जो नी प्लस कपट, नी प्लस कपट, इसमें जो ये विसर्ग दे रखा है, ये आपके श का बोध करा रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? अंबुदी, रत्नाकर, वारिश या निर्जर। ये प्रश्न अभी हम कर चुके हैं। अंबुदी, रत्नाकर, वारिश आपके तीनों पर्यायवाची हो गए, निर्जर यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तो आज की क्लास जल्दी लेने के पीछे का कारण यह है कि ये जो छोटे छोटे सामान्य टॉपिक है हिंदी के, ये सभी हमने जल्दी कंप्लीट कर लिए हैं, ताकि आपको इसका, अगर आपको वापस इसकी आवश्यकता पड़ती भी है तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं जल्दी से। इसमें आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला है, इसलिए इसको जल्दी कर दिए ताकि आपका टाइम बच सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई अलग क्लास चाहिए, कोई विषय की क्लास चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।